हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो मैं हूँ रंजना वाघमरे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल रायशी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो 8th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर 5 इनसाइड द एटम। इसका सेकंड पार्ट जो है हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है इसे सब्सक्राइब करने के लिए, तो उनको भी जो है इसका लाभ होगा। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन इनसाइड द एटम। तो इसमें हमने पहले पार्ट में क्या देखा था कि मैटर क्या है, फिर एटम क्या है। एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो स्पेस जो ऑक्युपाई होता है उसमें जो है ये एटम होता है, और बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो नेकेड आई से नहीं दिखता है हमको। और एक टेबल दिया था जिसमें हमको जो है सब्सटेंस जो दिए थे उनको वो कैसे सब्सटेंस है इसके बारे में जो है हमको भरना था। ठीक है, ये टेबल। देन हमने क्या देखा था कि एटम्स की थियरी देखी थी। तो एक डाल्टन एटॉमिक थियरी देखी थी हमने, और दूसरा जो है थॉमसन पर्म पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो हमने डाल्टन एटॉमिक थियरी में क्या देखा था, उन्होंने क्या कहा था कि ये डाल्टन का कहना है कि ये जो एलिमेंट्स है ये सभी जो है सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। और जैसे एक मॉलिक्यूल के जो एटम सभी सेम होते हैं, वैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के एटम्स भी जो है सेम होते हैं और उनका मास भी अलग होता है। और उन्होंने क्या कहा था कि ये एटम जो है एक सॉलिड बॉल है जिसके अंदर जो है नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, और डाल्टन जो कहता है कि ये जो है एक हार्ड सॉलिड स्फीयर है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, और ये जो है उसका जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम में। ओके, फिर उसके बाद में जो है जे थॉमसन ने जो है एटम को डिस्क्राइब किया। उन्होंने एक थियरी दी, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उसका एक स्ट्रक्चर भी हमने देखा था इसमें, जिसमें उन्होंने क्या दिया था कि वो जो पुडिंग जो क्या करता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और निगेटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन उसको कंबाइन करते हैं, और जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जो है वो बैलेंस करते हैं, और इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है उसमें का खत्म हो जाता है और वो न्यूट्रल होते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911। रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911। रुदरफोर्ड जो है ये साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है एटम का मॉडल, एक न्यूक्लियर मॉडल जो है बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि रुदरफोर्ड स्टडीड द इनसाइड ऑफ एटम। उन्होंने एटम के अंदर की जो स्टडी की, और उसको उन्होंने जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो है एक्सप्लेन किया, एंड पुट फोर्थ ऑफ अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इन द ईयर 1911 को उन्होंने जो अपना एक मॉडल जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो सामने लाया। सो रुदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फाइल। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही थीन ऐसी गोल्ड फाइल ली, जो पिक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है पिक्चर, इसमें गोल्डन फाइल ली, और उसमें उसकी थिकनेस कितनी थी 10⁻⁴ mm, एंड बम्बार्डेड इट विथ अ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। और उसमें जो है उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स छोड़े। ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उसमें से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल से। ही ऑब्जर्व दैट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मीन्स ऑफ अ फ्लूरोसेंट स्क्रीन। तो ये जो है अल्फा पार्टिकल्स को जो है उन्होंने क्या किया कि एक पाथ दिया, जिसमें एक फ्लूरोसेंट स्क्रीन जो है अराउंड द गोल्ड फाइल रखी। ठीक है, ये फ्लूरोसेंट यानी चमकने वाली एक। ठीक है, तो वुड गेट स्क्रीन अराउंड अ गोल्ड फाइल। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट उनको जो है उनका एक्सपेक्टेशन क्या था, कि ये जब अल्फा पार्टिकल वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो फ्रॉम द गोल्ड फाइल
if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है वो जो है इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे अंदर। तो अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट चले गए और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए इधर उधर, वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ ही जो अल्फा पार्टिकल्स है वो जो है रिटर्न आए। सो अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्टेड मतलब बाहर आए फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, जो ओरिजिनल पाथ जो है उसका उससे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए इधर उधर और कुछ ही जो पार्टिकल है वो बाहर आ गए थ्रू अ स्मॉल एंगल। अ स्टिल स्मॉलर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्जर एंगल एंड सरप्राइजिंगली वन अल्फा पार्टिकल्स और out of 20,000 bounce back in the direction opposite to the original path। तो ये जो है अल्फा पार्टिकल्स जो हमने छोड़े थे तो वो जो है 20,000 जो है पार्टिकल्स बाउंस हो गए, मतलब वो बिखर गए वहाँ पे, और कुछ ही जो पार्टिकल है वो वापस आए ओरिजिनल पाथ में। तो समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट है द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल इंडिकेट दैट, मतलब ये जो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट जो वहाँ पर गए तो ये क्या इंडिकेशन देता है? दैट देयर वाज नो ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ, मतलब यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, इसीलिए जो है ये क्या हुए, ये पूरे जो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट चले गए। ठीक है, in it means that there must be mainly an empty space inside the atom। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो एटम है वहाँ पे अंदर जो है एम्प्टी स्पेस है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है इनसाइड द एटम इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल। ये जो सॉलिड गोल्ड फॉइल ली थी उसके अंदर जो है कुछ भी नहीं है, इसीलिए जो है ये सभी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट अंदर चले गए। ठीक है, नहीं तो क्या होता था, अगर अंदर कुछ रहता तो वो उससे मतलब टकरा के बाहर आते थे। ठीक है, so empty space inside the atom is in the solid gold foil। the small number of alpha particles that get deflected, कुछ ही नंबर के जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब बाहर आए थ्रू अ स्मॉल आर अ बिग एंगल मस्ट हैव फेस्ड ऑन एन ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ। मतलब कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आया है अंदर, तो उसको टकरा के कुछ ही जो पार्टिकल्स है वो बाहर आए। ठीक है, इट मीन्स दैट द पॉजिटिवली चार्ज एंड हेवी पार्ट कॉजिंग दिस ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी इन द सेंटर ऑफ एटम। इसका मतलब है कि अंदर कोई कुछ तो भी पॉजिटिवली चार्ज हेवी पार्ट है जिससे कि वो ऑब्स्ट्रकल है इसका, मतलब ये जो रेडिएशन जा रहे थे उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था उससे, और वुड बी इन द सेंटर ऑफ एटम, वो जो है सेंटर में है, कुछ ऐसा मास है जो अंदर है। सो फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ फॉर एटम एज फॉलो। तो इससे जो है रुदरफोर्ड ने जो है एक एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल जो है वो बनाया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, दिख रहा है यहाँ पे सेंटर में जो है एक मास है। ठीक है, एंड उसके आजू बाजू में जो है ये एटम्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो है वी हैव टू सी हियर, उन्होंने जो है कुछ पॉइंट्स निकाले उसमें से उनके एक्सपेरिमेंट से, तो वो क्या है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एन एटम। इससे जो है उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि सेंटर में जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और ये जो एंटायर मास है अंदर का ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से जो है रिलेटेड है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहे हैं। ठीक है, द टोटल निगेटिव चार्ज
on all the electron is equal to the positively charge of the nucleus. और ये जो है total negatively charge on all the electron is equal to the positively charge of the nucleus. तो न्यूक्लियस में जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उसके आजू बाजू में जो है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इनकी जो संख्या है दैट आर इक्वल. Okay, so positively charged nucleus and negatively charged जो electron है they are equal. As the positively charged are balanced, the atom is electrically neutral. और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड निगेटिवली, जो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और जो उसके बाजू में जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो जो है क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं और ये जो है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज जो एटम्स है ये जो है एक में से मिल के ये जो है एटम को न्यूट्रल कर देते हैं. मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा, कट हो जाएंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे और ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया आपको ये? So use your brain power. Which discovery did point out that an atom has internal structure? तो ये जो है सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं. नेक्स्ट, an established law of physics, an electrically charged body is revolving in a circular orbit. तो इससे जो है क्या समझ में आता है कि लॉ ऑफ फिजिक्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, कोई भी जो एक बॉडी है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है, इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. वो जो है रिवॉल्व होते रहती है, घूमते रहती है सर्कुलर ऑर्बिट में. इट्स एनर्जी, तो ये जो रिवॉल्विंग करती है इससे जो है उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज होती है. ठीक है, सो लॉ ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस. उसकी जब ये घूमते रहता है तो ये उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज होती है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटम डिस्क्राइब्ड इन रुदरफोर्ड्स मॉडल टर्न्स आउट टू बी अनस्टेबल. तो अगर ये लॉ के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है अनस्टेबल है. सो इट्स इन रियलिटी हाउएवर ऑल एटम एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एटम्स आर स्टेबल. उनके हिसाब से जो है जो सभी एटम जो है एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एटम्स जो है आर स्टेबल. So this shortcoming of a Rutherford's atomic model was removed. तो इसीलिए जो है ये रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो रिमूव हो गया by the atomic model put forth by Niels Bohr in the year 1930. तो नेल बोहर ने जो है इसके अगेंस्ट में जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया और जो है इससे रुदरफोर्ड का मॉडल जो है वो रिमूव हो गया. ठीक है, सो बोहर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल ये कब आया? 1913 में. इन द ईयर 1913 डैनिश साइंटिस्ट नील बोहर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय पुटिंग फॉर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल. तो उन्होंने क्या कहा, डैनिश के जो साइंटिस्ट है नील बोहर, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में जो है बताया और अपना एक मॉडल सामने लाया, स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल. द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स आर एज फॉलोज. अब इन्होंने जो मॉडल बनाया उसके हिसाब से जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द concentric circular orbit at certain distance from the न्यूक्लियस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्विंग होते रहते हैं एटम में अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस के पास में जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं. लाई इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट में वो जो घूमते रहते हैं एट सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से थोड़े से दूर. मतलब ये अगर एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के से थोड़े डिस्टेंस पे ही जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं निगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो
सेकंड पार्ट क्या दिया है उन्होंने, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब जो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो हमने बनाया था अभी, एक मिनट, ये जो निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है न्यूक्लियस से जो थोड़े डिस्टेंस से घूम रहे हैं, तो इसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है व्हाइल इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में होते हैं तो इनकी एनर्जी जो है कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। When an electron jumps from an inner orbit to an outer orbit, it absorbs energy equal to the difference of its energy level, and when it jumps from an outer orbit to the inner orbit, it emits energy equal to the difference of its energy level। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट होते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं दूसरे ऑर्बिट पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर रहा है, तो क्या होगा, जंप फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जो जब ये जंप करता है तो इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है टू एन आउटर ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी इसकी थी उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। when the jump from an outer orbit to an inner orbit, जब आउटर ऑर्बिट से जब इनर ऑर्बिट में ये जंप करता है तब भी जो है उसको जितनी एनर्जी मतलब जंप करने में गई उतनी एनर्जी वो वहाँ से एब्जॉर्ब करता है इनर ऑर्बिट से। ठीक है। एंड इनर ऑर्बिट इट इमिट्स एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। ये समझ में आया अभी। सो डू यू नो व्हेन टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज थ्रोन ऑन एलपीजी गैस, जब हम टेबल सॉल्ट जो होता है हमारा जो यूज़ करते हैं हम सोडियम क्लोराइड, वो अगर एलपीजी गैस स्टोव पे फ्लेम पे अगर हम डालते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, येलो स्पार्क वहाँ से निकलता है। इफ सोडियम मेटल पुट इन वाटर इट बर्न्स टू गिव येलो फ्लेम, जब सोडियम मेटल है उसको गर्म करके हम जब वाटर में डालते हैं तो वहाँ से भी जो है येलो फ्लेम निकलती है। ऑन रोड सोडियम वेपर्स लैम्प्स गिव्स येलो कलर लाइट, और जो हमारे रोड पे जो है सोडियम वेपर लैंप लगे रहते हैं वो भी जो है येलो कलर का लाइट देती हैं। फ्रॉम ऑल अबाउ एग्जांपल्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सोडियम एब्जॉर्ब एनर्जी। तो ये सभी एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सोडियम के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड गोज टू आउटर मोस्ट शेल, और वो जो है आउटर मोस्ट शेल में चले जाते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके आउटर मोस्ट शेल में जाते हैं एंड कम्स बैक टू इनर शेल, और फिर जो है वो फिर से बैक आते हैं इनर शेल में बाय इमिटिंग एनर्जी। ठीक है। तो जब वो मतलब बाहर के शेल से आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल में आते हैं तभी वो जो है एनर्जी इमिट करता है। सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दिस टू शेल्स ऑफ सोडियम इज फिक्स्ड। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, मतलब इनर शेल से आउटर शेल में जाने के लिए और आउटर शेल से इनर शेल में आने के लिए जो एनर्जी उसको लगती है वो फिक्स्ड होती है। दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू एनर्जी ऑफ येलो लाइट। ये जो डिफरेंस है इज सिमिलर टू एनर्जी ऑफ येलो लाइट, मतलब ये जो येलो लाइट हमको मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो डिफरेंस जो है उनका सिमिलर होता है। देयरफॉर इन अबाउ एग्जांपल सम स्पेसिफिक येलो लाइट्स इमिटेड। तो इस एग्जांपल से हमको स्पेसिफिक येलो लाइट कैसे इमिट होता है पता चला है। ठीक है। तो ये जो है बोहर्स का स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल में क्या दिया हुआ है देखो, शेल्स दिए हुए हैं। ये इनर शेल है, उसके बाद का दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है। ठीक है। इसको नाम भी दिए हैं। ये फर्स्ट जो सेल है जो न्यूक्लियस के पास होता है वो के शेल है, उसके बाद में जो एल शेल होता है, फिर एम शेल और फिर एन शेल। ठीक है। ये समझ में आया आपको। इसको नंबर से भी हम डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है। तो ये 4 शेल जो है होते हैं एटम के न्यूक्लियस के पास में। ठीक है। तो दैट इज के, एल, एम एंड एन। सम मोर एटॉमिक मॉडल्स वेयर पुट फोर्थ आफ्टर बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट आए एटॉमिक मॉडल्स के। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज स्टडीड एट डेप्थ विद द
advent of a few branch of a science called quantum mechanics. ओके, तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी हुई वो बहुत डिटेल में जो स्टडी हुई, तो उसके जो है नए नए ब्रांचेस साइंस के सामने आए, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिज्म, विथ ऑल दोज some well accepted fundamental principles of atomic structure are as followed. और ये जो सभी एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और वो जो है अभी सामने दिया हुआ है, ठीक है. सो व्हाट इज दैट फंडामेंटल structure of atom? तो atomic structure, an atom is formed from the nucleus and the extra nuclear part. ये जो एटम है वो किससे बना हुआ है? फ्रॉम द न्यूक्लियस. उसमें एक न्यूक्लियस होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी होता है उसमें. दिस कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें जो है 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. समझ में आया? तो एटम इज फॉर्म फ्रॉम अ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से बना है एटम. और ये जो है यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, विच इज दैट फर्स्ट इज द न्यूक्लियस. द एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. मतलब ये जो एटम है इसका जो ये न्यूक्लियस है वो कौन से चार्ज का होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है. ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. और ये इसका जो एटम का पूरा मास जो है वो किस पे डिपेंड होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है ये सिर्फ इस न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है. द न्यूक्लियस कंटेन 2 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और न्यूक्लियस कंटेन 2 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियन्स. और ये जो है 2 टाइप के जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, और उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन्स. इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियन्स. और ये जो है न्यूक्लियस प्रोटॉन और किससे बना होता है? न्यूट्रॉन से बना होता है. दैट 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो इसको दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस. ये समझ में आया? इसको आप अंडरलाइन कर लो और इसको ध्यान में भी रखो, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटॉन. तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल. अब प्रोटॉन जो है मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो किससे बना हुआ है? प्रोटॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये प्रोटॉन जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस. पॉजिटिवली चार्ज होता है ये एटॉमिक न्यूक्लियस में. एंड द पॉजिटिवली चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट. और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है, ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट. ओके, प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P. और प्रोटॉन को जो है P सिंबल से डिनोट किया जाता है. ईच प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिवली चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, और हर एक प्रोटॉन में जो है पॉजिटिवली चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है. यहाँ पे दिया है. एंड 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स. ओके, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेट कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम. ओके, सो when total positively charged on the nucleus is expressed in the unit E. अब ये जो टोटल प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज एक्सप्रेस्ड, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? E से डिनोट किया जाता है. इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जितना होता है इतना उसका मैग्नीट्यूड होता है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट एंड इज डिनोटेड बाय द Z.
ओके। और ये जो प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में एटम के इज द एटॉमिक नंबर, वो जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उस न्यूक्लियस में वो जो है उसका एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का। जैसे हमने हाइड्रोजन अगर लिया तो हाइड्रोजन के जो भी जितने भी उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और उसको किससे डिनोट किया जाता है, Z से। मास ऑफ वन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 U। U मीन्स डाल्टन, 1 डाल्टन। ओके, U मीन्स डाल्टन। तो उसका जो मास है प्रोटॉन का ये कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 डाल्टन। ओके, 1 डाल्टन मीन्स व्हाट, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली जो है 1 डाल्टन होता है। ठीक है, 1 डाल्टन यानी उसकी कीमत कितनी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। मतलब हाइड्रोजन एटम भी जो है 1 डाल्टन ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन भी जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने देखा था सामने ही। तो सब एटम है, ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियन में। तो दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो है न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं, मतलब इसमें के जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है इक्वल क्वांटिटी में होने से वो जो है न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल n। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, सिंबल n से डिनोट किया जाता है। ओके, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द सिंबल n। और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में उसे उसका सिंबल क्या है, n होता है। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विथ एटॉमिक मास 1 डाल्टन। ओके, तो एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सभी जो एटॉमिक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर एटॉमिक मास कितना होता है सभी का, 1 डाल्टन कंटेन न्यूट्रॉन्स। सो द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 डाल्टन। तो इसका जो मास है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 1 डाल्टन है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का भी 1 डाल्टन ही है मास। तो ये इक्वल टू कितना होता है, प्रोटॉन के जितना ही होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में भी। Next is extranucleus part. The extranuclear part in the atomic structures includes electrons revolving around the nucleus. अब ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, अब हमने देखा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, लेकिन ये जो इसके साइड में जो है इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज घूमते हुए दिखते हैं। सो दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहाँ पर होता है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के आसपास में घूमते रहता है। एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें इसके बीच में जो है एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, आए ध्यान में ये। देन है इलेक्ट्रॉन। तो इसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं और यहाँ पर जो है हमारा सेकंड पार्ट हम ख़त्म करते हैं। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है चैनल को और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, और जैसे ही आप बेल आइकन को दबाओगे तो आपको जो है सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके आगे के जो वीडियो है वो भी सब आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।